हेलो बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैंने सोचा कि आज आपको क्लास 10th में सब्जेक्ट हिंदी, जो आपका पहला पेपर है, 24 अप्रैल को जो पेपर है आपका हिंदी का, उसका कुछ स्ट्रेटजी डिस्कशन कर लूँ, क्योंकि अभी आप लोग घबरा रहे होंगे काफ़ी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। समझना कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या तैयारी करनी है और लास्ट टाइम में आपको क्या चीज़ें रिवाइज करनी है और सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पे फोकस करना है। और उसके साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे तो सबसे पहले आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कौन से क्वेश्चन कर लेने से आपको नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे और साथ ही में आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए सौम्या मैथ्स क्लासरूम चैनल को, और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस क्लास को। तो आप जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है क्लास 10th वालों का हिंदी का एग्ज़ाम 24 अप्रैल को है। तो हम स्ट्रैटेजी देख लेते हैं अभी कि हमें क्या क्या करना है, तब तक तैयार। आप जानते हैं कि कोविड की वजह से आपका 30% कम कर दिया गया है आपका जो आपका सिलेबस है। तो अब हमें क्या पढ़ना है ये हमें समझना है। देखिए ये ऊपर आपका वो है हिस्सा जो कम कर दिया गया है, यानी ये वो हिस्सा है आपका जिसे अब हटा दिया गया है। तो अब इसके बाद में जो बचा है वो कौन सा है, यहाँ से उपयुक्त, देखिए लिखा हुआ है उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% पाठ्यक्रम निम्नवत है। और ये मैंने आपके UPMSP से डाउनलोड किया है ये, ठीक है। तो ये एकदम ऑथेंटिक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप जानते हैं 70 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और 30 अंकों का प्रयोगात्मक यानी प्रोजेक्ट कार्य होगा, जो अब हो चुका है। तो अब आपको क्या क्या पढ़ना है यह हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग। यानी एक तो ये चीज़ है शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग के बारे में आपको पढ़ के जाना है। दूसरा रीतिकाल तथा आधुनिक काल के बारे में पढ़ के जाना है, हिंदी पद्य का विकास और संक्षिप्त परिचय। यानी ये दोनों हो गए परिचय। आपको गद्य का भी विकास पढ़ना है और काव्य का यानी पद्य का विकास भी आपको पढ़ के जाना है। और इससे आपको 5-5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो वैसे तो ये चीज़ अच्छी है, लेकिन क्योंकि ये एक तरह से सोचिए तो ये एक हिस्ट्री है, हिंदी की हिस्ट्री है ये, तो इसमें क्वेश्चन काफ़ी कुछ तैयार करने के बाद क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। काफ़ी चांसेस हैं आप कुछ और पढ़ करके जाएँ, कुछ और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लेकिन आप इसे तैयार करिएगा। अभी पहले हम ये देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमें जो चीज़ पढ़नी है उसमें से किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है और अच्छे से देना है। अब देखिए गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से आपको एक कोई संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्न आएंगे। तो आप जानते हैं कि इसमें आपको क्या है, आपकी बुक से कोई एक पैराग्राफ दिया होगा और उससे आपका संदर्भ सहित व्याख्या पूछ ली जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया संदर्भ और ये हो गई व्याख्या। तो वही बात हो गई संदर्भ सहित व्याख्या, और या फिर उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। और ये कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का। और ये बहुत ईजी होगा, इसलिए कि इसमें अगर आप थोड़ा सा अंदाज़ा भी लगा लेते हैं, क्योंकि शब्दों की व्याख्या तो आप कर ही लेंगे, बस आप उस कहानी को पढ़ करके उसका मतलब समझ लें, ठीक है। और वैसे भी इसमें ज़्यादातर कहानी नहीं होती, गद्य में ज़्यादातर निबंध जैसे होते हैं। तो फ्री के आपको समझ लीजिए 6 नंबर मिल जाएंगे। संदर्भ आप बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिव तरीके से लिखिए, रेखांकित अंश की अपने शब्दों में व्याख्या कर दीजिए, और बाकी प्रश्न का थोड़ा अच्छे से, मतलब उत्तर आप तो जो देंगे देंगे ही, साथ में उसमें अच्छे शब्दों का प्रयोग करके उसे लिखने की कोशिश कीजिएगा। फिर तीसरा है काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से, सेम वही चीज़ है जैसे ये गद्य में आता है संदर्भ, व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्न, उसी तरह काव्य में आता है संदर्भ, संदर्भ सहित व्याख्या आपको करनी है। देखिए संदर्भ लिखना है, व्याख्या लिखनी है और उसके काव्य सौंदर्य को यानी काव्य सौंदर्य के तत्वों को बताना है। तो इसके लिए आपको उसमें रस, छंद, अलंकार, ये जो चीज़ें हैं ये बता देनी होती हैं। और सबसे अच्छा इसमें जो होता है वो अलंकार डालने पे होता है कि इसमें कौन सा अलंकार यूज़ हुआ है। और ये बिंदी काम ही नहीं कर रही, हाँ। तो
ये दोनों चीज़ें लगभग एक ही जैसी होती हैं। जैसे गद्य में आपको संदर्भ लिखना है, और संदर्भ में याद रखिएगा कि जब आप संदर्भ लिखेंगे तो लेखक का नाम लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है, अच्छा इफेक्ट आता है। और वही जब यहाँ पे संदर्भ लिखेंगे तो आप जो कवि होगा या कवियत्री होगी उसका नाम लिखना आपके लिए ज़रूरी है। फिर उसके बाद में तो इसके लिए आपको क्या करना है, सारे लेखकों और कवियों के नाम याद रख लेने हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं, इधर आपको मिलने वाले हैं 6 नंबर, और इधर आपको मिलने वाले हैं सॉरी यहाँ आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे नंबर। 6 नंबर यहाँ भी आपको मिलने वाले हैं, और 6 नंबर आपको काव्य वाले से भी मिलने वाले हैं। तो सीधा 12 नंबर का काम यहीं से हो जाएगा। उसके बाद संस्कृत गद्यांश अथवा पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद, ठीक है। तो संदर्भ सहित अनुवाद भी आसान होता है। अगर आपने संस्कृत पढ़ी हो तो ज़रूर इसे अटेम्प्ट करें, और थोड़े से में ही आपको 4 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। ये देखिए, आपको यहाँ से 4 नंबर मिलने की वो पूरी संभावना है अगर आप गद्यांश या पद्यांश का संदर्भ सहित अच्छे से अनुवाद कर लेते हैं। फिर उसके बाद में निर्धारित पाठकों के लेखकों और कवियों के जीवन परिचय व रचनाएं। इस पे मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिया था कि आपको कम से कम क्लास 10th वालों को और 12th वालों को कितनी आपको जीवन परिचय याद होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक बार फिर से जल्दी से बता दूं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5 है, मान लीजिए आपके में 5 गद्य के चैप्टर हैं, तो उसमें से 5 कवि होंगे। 5 में से आप कम से कम 3 जरूर याद कीजिए, और वो 3 कौन से याद कीजिए, लाइन से। यानी 1 2 3 4 5 हैं, तो इनमें या तो ये वाले 3 याद कीजिए, और या फिर नीचे से 3 याद कीजिए, या तो बीच से 3, कहीं से लाइन से 3 याद कर लीजिए। इतना आपके लिए मोर देन सफिशियंट होगा, क्योंकि आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, उन 3 में आपको अटेम्प्ट करना है। तो चाहे तो पहला दूसरा तीसरा मिलेगा तब भी आपको एक आता होगा, तीसरा चौथा पांचवा मिलेगा तब भी आता होगा, दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन में मिलेगा तब भी एक आता होगा। यानी हर सिचुएशन में आपको किसी एक का तो आता ही होगा। तो इसलिए लाइन से या तो 1 2 3 या 2 3 4 या 3 4 5 इस तरह करके 3 लेखकों के और 3 कवियों के आप जीवन परिचय याद कर सकते हैं। लेकिन तब जब आपके में 5 हों। अब जैसे मान लीजिए 7 हैं काव्य में, मान लीजिए 7 कवि हैं आपके में, तो 7 में क्या करना है, आपको 4 याद कर लेना है, आधे से एक ज़्यादा, आधे से मतलब 7 का तो आधा हो नहीं सकता, तो 7 का आधा क्या होगा, 3.5, और उससे 0.5 ज़्यादा करके हम 4 पूरा कर लेंगे। तो इस तरह से आप कवियों और लेखकों का जीवन परिचय और रचनाएं याद कर लीजिए। और अच्छी बात यह है कि इससे सीधा आपको 6 नंबर मिलेंगे। एक लेखक का लिखना पड़ेगा, एक कवि का लिखना पड़ेगा, और आपको खट से 6 नंबर मिल जाएंगे, और इसमें नंबर कटने की संभावना भी बहुत कम होगी। फिर ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, आप कम से कम 3-4 श्लोक याद कर लीजिए, और बड़े आराम से आपको ऐसा श्लोक मिल जाएगा जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, और ऐसा एक श्लोक लिख के आप खट से 2 नंबर ले लेंगे। ये सब स्कोरिंग चीज़ें हैं। आप जानते हैं बचपन से हम लोग कितने सारे श्लोक पढ़ते आए हैं, तो कम से कम 3-4 श्लोक तो हम अपनी बुक के याद ही कर सकते हैं। तो वैसे भी पूरी बुक में, पूरे क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं श्लोक पूछे गए होंगे, कहीं ना कहीं उनसे क्वेश्चन बने होंगे। तो अगर आप 4-5 श्लोक याद कर लेंगे, तो उसमें अगर 2-3 से भी क्वेश्चन बन गया होगा, तो कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो प्रश्न पत्र में नहीं आया होगा, और उसे लिख करके आप सीधा 2 नंबर पा सकते हैं। फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर, ये आप बिल्कुल, अगर आपको आता हो, ज़रूर इन सब चीज़ों को तैयार कीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए क्या स्कोरिंग है, हमारे लिए स्कोरिंग है जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, हमारे लिए ये स्कोरिंग है, ठीक है। उप्स सॉरी, हाँ, ये हमारे लिए स्कोरिंग है। जैसे कि हमने एक छोटा सा श्लोक याद कर लिया, या फिर हमने लेखकों और कवियों का जीवन परिचय याद कर लिया। अब अगली चीज़ जो हमारे लिए स्कोरिंग हो सकती है वो क्या हो सकती है, ये काव्य सौंदर्य के तत्व, रस, छंद, अलंकार जो हैं, ये हमारे लिए बहुत ही इजी हो सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत इजी से हास्य करुण रस की छोटी छोटी परिभाषाएं, उदाहरण और पहचान याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। हास्य और करुण रस तो आपको बहुत ही इजीली पता है कि जिसमें हमें खुशी और हंसी महसूस हो, हास्य होगा, जिसमें दुख महसूस हो वो करुण होगा। बहुत ही आसानी से हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं।
इसी तरह अलंकार भी हमने बचपन से पढ़े हैं, इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। और केवल सोरठा और रोला 2 ही छंद आपको याद करने हैं, तो बहुत ही कम में आपको सीधा 6 नंबर का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अगर अगली चीज़ देखें जो हमारे काम की हो सकती है, तो वो ये है शब्द रचना के तत्व। ठीक है, ये भी हमारे लिए ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि 11 नंबर सीधा आपको इससे मिलने और बहुत छोटी छोटी चीज़ याद करनी है। उपसर्ग और प्रत्यय कितने ईजी होते हैं, जैसे देखिए कितने कम दिए हुए हैं आपको। अगर आप हर उपसर्ग और प्रत्यय से 5-5 शब्द कम से कम याद कर लीजिए। आपको देखिए फिक्स दिए हुए हैं कि इन्हीं वाले उपसर्ग और इन्हीं प्रत्यय को आपको पूछा जाएगा आपसे। तो हर उपसर्ग और हर प्रत्यय से कम 5-5 शब्द बना लीजिए और उन्हें याद कर लीजिए, और बड़े आराम से आप आराम से इससे स्कोर कर सकते हैं अच्छे नंबर। तत्सम शब्द और पर्यायवाची हम लोग बचपन से सेकंड थर्ड क्लास से इन सब चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, बहुत ईजी है। उसमें थोड़ा सा अगर ध्यान देने वाली चीज़ है तो समास है, लेकिन केवल और केवल गिने 2 समास आपको तैयार करने हैं, द्वंद्व और द्विगु। तो जब 2 ही समास हैं तो इसमें से आपके 11 में से पूरे 11 नंबर आपको मिलने ही चाहिए। ठीक है, ये बहुत स्कोरिंग चीज़ है और अच्छी है, ईजिली आप इससे नंबर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसे आपको नहीं चूकना है। फिर इसके बाद में संस्कृत में व्याकरण में अनुवाद और संस्कृत व्याकरण जो है, इसमें आपको संधि तैयार करनी है, शब्द रूप तैयार करना है, धातु रूप तैयार करना है। अगर आपने संस्कृत पढ़ी हो और आपको अच्छी लगती हो, अच्छी बात है, आपको आता होगा। और लेकिन और ये भी ध्यान रखिए कि ये भी काफ़ी स्कोरिंग है। यानी जैसे कि हिंदी में आपने देखा कि अगर आपको समास, इसके साथ में आपको पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव और आपको उपसर्ग और प्रत्यय याद है तो सीधा 11 नंबर का फ़ायदा होगा। उसी तरह अगर आपको संस्कृत व्याकरण और अनुवाद में संधि, शब्द रूप और धातु रूप याद है तो आपको 8 नंबर का फ़ायदा होगा, और सीधा यही मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 19 नंबर का काम तो आपका यहीं से हो जाएगा। और ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसमें नंबर अगर आपने एग्जैक्ट सही लिख दिया तो उसमें कोई भी आपका नंबर नहीं काट सकता। यानी पर्यायवाची में कोई आपके राइटिंग के नंबर नहीं काटेगा अगर आपने इतना अच्छा लिखा हो कि वो समझ में आ रहा हो साफ साफ। तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कीजिए, इन चीज़ों को अच्छे से तैयार करने की कोशिश कीजिए, और ये आपको बहुत ईजिली याद भी हो जाएंगी, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। फिर ठीक है, अब ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट चीज़ है, हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। पर अगली स्कोरिंग चीज़ जो हमारे लिए है वो है ये जो है निबंध रचना। ठीक है, अब निबंध रचना से सीधा सीधा आपको 6 नंबर का फ़ायदा होने वाला है, और ये बहुत ईजी चीज़ है। इसमें आपको क्या करना है, निबंध हुआ और दूसरा आपका जो संदर्भ सहित व्याख्या है, 2 में आपको अपने ज्ञान से ज़्यादा अपनी लेखन शैली का प्रदर्शन करना है। जितना अच्छा आप लिख ले जाएंगे उतना ही ज़्यादा आप नंबर उसमें स्कोर कर लेंगे। आपको कोई यहाँ पे यूपीएससी का पेपर नहीं लिखना है जिसमें आप बहुत बड़े बड़े डेटा डालेंगे, अच्छे अच्छे मैप बनाएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसमें अच्छा नंबर तब मिलेगा जब आप अपनी बातों को बहुत अच्छे से रखेंगे, जिससे सामने वाला ये समझे कि ये बच्चा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही समझदार टाइप का है। तो आपको निबंध में यही चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया ले लीजिए कि कैसे हमको इसका कंक्लूज़न लिखना होता है, यानी लास्ट में उपसंहार कैसे करना होता है, कैसे स्टार्टिंग करनी होती है, कैसे पॉइंट्स बनाने होते हैं, वो आप थोड़ा अपनी किसी गाइड बुक से देख लीजिए। और बाकी आपको अंदर का जो मटेरियल है ये अपने आप सोचना है और बहुत अच्छे से उसे लिखना है। फिर एक जो बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग चीज़ है वो है ये, अगर आपको अच्छे से तैयार है संक्षिप्त कथा, वस्तु, घटनाएं और चरित्र चित्रण, तो और ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपने चरित्र चित्रण ही अगर आपने तैयार कर लिए हैं, एक मुख्य किरदार का और एक उसका जो सपोर्टिंग रोल होता है, तो उतने में ही आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। बाकी चीज़ें याद करने की शायद ज़रूरत ही ना पड़े। और संक्षिप्त कथा वस्तु भी आपके लिए तैयार करना बहुत ईजी है, क्योंकि खंड काव्य को आपने जब पढ़ा होगा तो उसे एक तरीके से आपके दिमाग में कहानी छप गई होगी, बस वही कहानी आपको इसमें लिखनी है। बस ये याद रखिएगा कि जब आप ये चरित्र चित्रण और कथा वस्तु लिखें तो इन्हें पॉइंट्स में लिखिएगा। पॉइंट्स मतलब आप जानते हैं, हेडिंग डाल करके। ठीक है, तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अब इतने से आपका पूरा पेपर मैंने डिस्कस कर दिया।
अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि अब आपका क्या बचा है, आंतरिक मूल्यांकन जो 30 नंबर का होता है वो हो चुका है। और अब इसमें आगे ये दिया हुआ है कि आपके कौन कौन से पाठ्य वस्तु हैं, यानी कौन कौन से चैप्टर हैं, तो वो तो आपको पता ही होंगे। मित्रता है, ममता है, भारतीय संस्कृति है, यहाँ पे काव्य में कौन से वो हैं, संस्कृत में कौन से चैप्टर हैं। और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये बहुत ज़्यादा, कि आपका कौन सा जिला है, यहाँ से अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि अभी मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ा सा कम गाइडेंस मिल पाई है कोरोना की वजह से, लेकिन आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा। आप अपने ज़िले के हिसाब से ही चूज़ कीजिएगा कि आपको कौन सा लिखना है, ठीक है, कौन सा आपको ये जो आपका खंड काव्य है कौन सा आपको लिखना है। और इसके साथ में ये देखिए यहाँ भी दिए हुए हैं खंड काव्य, इन सबको ध्यान से पढ़िए कि आपको कौन से वाले लिखने हैं, और उन्हीं के हिसाब से आप कम से कम 2 चरित्र चित्रण तैयार कर लीजिए और कथा वस्तु तैयार कर लीजिए। तो अब हम अगर एक नज़र इस बात पे डालें कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ करके जानी है, क्या क्या चीज़ें पढ़ करके हमारा आसानी से कल्याण हो सकता है, तो अगर हम ये देखें, अगर हम इस चीज़ पे ध्यान दें तो आप पाएंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे ठीक है, ग्रीन से मैं जो हाईलाइट कर रही हूँ, एक तो अगर आपने यहाँ पे मैं ब्लैक से लिख रही हूँ, ठीक है, एक तो अगर आपने ये 2 चीज़ें तैयार कर ली तो 10 नंबर का काम आपका यहाँ से हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में यानी कि आपको शुक्ल और शुक्लोत्तर युग और रीतिकाल और आधुनिक काल के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है फिर, लेकिन ये इससे सीधा आपका 10 नंबर का काम हो जाएगा। दूसरा, अगर आपने 6 नंबर यहाँ से बना लिए, ठीक है, तो काउंट करते जाइएगा, 10 यहाँ से, 6 यहाँ से, 16 हो गए। इसके बाद में इसी तरह अगर आपने 6 नंबर यहाँ से बना लिए तो 16 और 6 जोड़ेंगे 22 हो जाएंगे। उसके बाद में ये भी बहुत इजी चीज़ है, यहाँ से भी आपको हाँ, इधर संस्कृत गद्यांश और पद्यांश का अनुवाद भी आप 4 नंबर में आसानी से कर सकते हैं, तो ये हो गए आपके 26। फिर उसके बाद में ये जो एक श्लोक की बात की गई है, अगर आप इसे देख लें तो 26 और 2 मिलके 28, और ये 6 नंबर का 28, 33 नंबर का ये हो गया कुल। फिर उसके बाद में अगर हम देखें काव्य सौंदर्य के तत्व अगर हम याद कर लें तो 6 नंबर ये हो गए, 33 में 6 जोड़ लेंगे 39 यानी 39, और उसके बाद में 11 नंबर का ये 39, 1 40 और 10 50, 50 नंबर का तो आप यहीं पहुंच चुके हैं, यहाँ तक, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं, अगर हमने संस्कृत व्याकरण अनुवाद और ये सारी चीज़ें पढ़ ली जो हमारे लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हमारे लिए 8 नंबर पाना डिफ़िकल्ट होता है, और हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद भी हमारे लिए थोड़ा कठिन होता है। फिर उसके बाद में हमारे पास ये चरित्र चित्रण के 3 नंबर और 6 नंबर हमें यहाँ से मिल सकते हैं, तो 6 और 3 9, 50 आपने पहले जोड़े थे, और अब 6 3 9 यानी कि ये हो गए 59। तो आप देख रहे हैं कि 59 और बल्कि 60 नंबर आउट ऑफ 70 आपके इतनी ईजिली बन जाएंगे अगर आपने इतनी चीज़ें अच्छे से तैयार कर ली। अब इसमें कुछ नंबर आपके कट भी सकते हैं, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि आप कोशिश क्या करेंगे कि जितने अच्छे से, जितने कम शब्दों में और इफ़ेक्टिव तरीके से आप किसी चीज़ को लिख पाएँ, राइटिंग अच्छी रखने की कोशिश करें। अच्छी का मतलब आपको स्वर्णाक्षरों में नहीं अंकित करना है, आपको उसे इस तरह से लिखना है कि वो सामने वाले की समझ में आए, उसे बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। और एक और चीज़ है, उन लोगों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा जो आपको बताएंगे कि मैंने हिंदी के पेपर में 20 कॉपियाँ भरी थी, ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं देखती थी कि बहुत से लोग कई सारी कॉपीज़ ले रहे हैं, तो अंदर से थोड़ा जो होता है कॉन्फिडेंस लो होने लगता है कि यार लोगों को बहुत आ रहा है, हमें नहीं आ रहा है। पर आप जानते हैं, जितना इफ़ेक्टिव राइटिंग आप करेंगे, और इफ़ेक्टिव राइटिंग क्या होती है, जितने कम शब्दों में आप पूरी बात करेंगे वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि सामने वाले के ऊपर बर्डन कम होता है।
और बहुत लोगों की क्या आदत होती है, एक ही लाइन को अगर आप एक निबंध लिखेंगे तो उसमें वो एक ही लाइन को कम से कम 25 बार रिपीट करेंगे, तो सामने वाला इरिटेट होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, इफ़ेक्टिव तरीके से अपना रखना है अपनी बात को, ठीक है। अब इसके बाद में हम एक बार ये डिस्कस कर लें कि आपके गद्य के चैप्टर्स में कौन बहुत ही ज़रूरी हैं। तो इसमें तो 4 ही हैं, इनमें क्या ज़रूरी क्या बेकार बताना, लेकिन इनमें से ये शुरुआत के 2 तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इन दोनों लोगों की आपको जीवनी आनी चाहिए और इन 2 चैप्टर्स की समरी भी आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद में अगर काव्य में देखें, अगर काव्य में आप देखें तो इसमें तो आप जानते ही हैं, सूरदास, तुलसीदास, रसखान को अगर छोड़ भी दें तो बिहारी लाल और महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत, इतने आपको पता ही होने चाहिए। तो इनको आप तैयार कर लीजिए। और उसके बाद में हाँ, फिर संस्कृत में तो जो आपको पता ही है लगभग, इसमें ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो वाराणसी है और भारतीय संस्कृति है, वीरा वीरेण पूज्यते है। ये ज़्यादा ही कुछ इम्पॉर्टेंट है, तो इनको ज़रूर याद कर लीजिए। और साथ में देशभक्त चंद्रशेखर भी, ठीक है। तो ये इतने चैप्टर हैं जो आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, देख लेने हैं। और बी कॉन्फिडेंट, डरिए नहीं बिल्कुल। ये मत सोचिए कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे ऐसा फील होता हो कि मुझे सब कुछ आ रहा है। सभी को ऐसा ही फील होता है कि कुछ नहीं आ रहा है, बहुत लो फील हो रहा है, क्या लिखेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी तो पेपर देखने के बाद भी 5-10 मिनट 15 मिनट ऐसा ही फील होता है कि कुछ नहीं आ रहा है। पर आप चिंता न कीजिए, बहुत आराम से आप 10-15 मिनट में पेपर पढ़िए, ध्यान से देखिए कहाँ पर अथवा लगा है, कितने क्वेश्चन किस चीज़ में दिए हैं। कई बार ऐसा होता है आप देखते हैं कि 2 क्वेश्चंस को दिया होता है कि इस वाले को अटेम्प्ट कीजिए, उसको आप दोनों को कर लेते हैं और अगला कोई छोड़ देते हैं। तो बहुत ध्यान से, क्योंकि आप क्लास 10th में हैं, आप पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और ये आपका पहला पेपर है, तो इसलिए थोड़ी सी हेजिटेशन होना लाजमी है। लेकिन कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, बिल्कुल भी डरिए मत। और साथ में अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको हर सब्जेक्ट की ऐसी ही स्ट्रैटेजी चाहिए। मैं आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आप क्लास 10th में हैं तो आपको साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी और बाकी तो आप ड्राइंग का तो आप जानते ही हैं। संस्कृत अगर आपने ली होगी, अगर आप बोलेंगे तो मैं संस्कृत के लिए भी बना दूंगी वीडियो। तो अगर आपको चाहिए ऐसे ही स्ट्रैटेजिक वीडियो जिसमें आपको स्ट्रैटेजी डिस्कशन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।